हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो एक शब्द मैंने अंग्रेजी का पढ़ा था जिसे हम कहते हैं डायलेमा, यानी कि दुविधा। जब बड़ा हुआ और साहित्य बहुत ज्यादा पढ़ा तो एक शब्द और मिला। उस शब्द को कहते हैं कैच 22 सिचुएशन, जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है कि आप किसके साथ जाएं, इस पक्ष के साथ जाएं या इस पक्ष के साथ जाएं। भारत में जो मतदान का अधिकार है, यानी कि जो राइट टू वोट है, उसको लेके भी इसी प्रकार का कंफ्यूजन। और मैं बिल्कुल इस बात को मान सकता हूं कि आपने कितनी ही परीक्षाओं में इस प्रश्न को देखा होगा कि राइट टू वोट यानी कि जो मतदान का अधिकार है वो वास्तविकता में संवैधानिक अधिकार है या सांविधिक अधिकार है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और जुड़ जाता है, जैसे यूपीपीसीएस या स्टेट एग्जाम में तो कई बार पूछ भी लेता है कि ये लीगल राइट है क्या, वैधानिक अधिकार के रूप में पूछ लेता है, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर देता है। तो आज की इस क्लास में हम बहुत क्लियर तरीके से इस बात को समझेंगे कि राइट टू वोट की वर्तमान डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, यानी वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है उस आधार पर राइट टू वोट क्या है। इसके अलावा हम राइट्स को भी समझेंगे, अधिकारों को भी समझेंगे। ठीक है, कि जो हमारा मतदान का अधिकार है, कानूनी स्थिति उसकी क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी जब बिहार में हम इलेक्शंस को देख रहे हैं तो कितनी ही बार मतदान के अधिकार को लेकर कितने आर्टिकल्स छपे हैं। लोग भी कंफ्यूज हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूज है, सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि भाई ये जो मतदान का अधिकार है क्या स्टेचर है इसका। ठीक है, तो आज आते हैं उस पर। उसके पहले मैं बता दूं, आज अंतिम दिन है बेटा। ठीक है, आज है 24 जुलाई और आज जो हमारा स्टडी IQ ऑप्शनल फेस्ट है, इसका 12 बजे तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो बड़ी बात है वो ये है, क्योंकि आप देखिए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ GS फाउंडेशन बैच आप ले रहे हैं, और जब आप इस कोड का प्रयोग करेंगे यानी कि विकास लाइव, तो आपको जो डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है ये छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, 12-15 हज़ार का डिस्काउंट मायने रखता है। लेकिन आज रात 12 बजे तक ही मान्य रहेगा। हालांकि इसके अलावा भी इन बैचेस को आप अलग अलग परचेस कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो को आप 25 तारीख को देंगे, 26 तारीख को देंगे, तो भी आप परचेस कर सकते हैं। इस कोड को याद रखिएगा, तब आपको विकास लाइव कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट तब भी प्राप्त होगा। बट 24 जुलाई यानी आज रात 12 बजे तक ये यानी कि हमारे यहाँ जो ऑप्शनल फेस्ट है वो चल रहा है, तो लाभ उठाना चाहिए। हालांकि इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आप देख लेंगे, जहां पे मैंने ऑप्शनल फेस्ट को समझाया है बेहतर तरीके से, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं। देखिए, आप एक प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्टडी IQIAS हिंदी में विभिन्न वीडियोस को देखा होगा। इसके अलावा जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें भी आपने बहुत सारे अधिकारों के बारे में सुना होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, आपने सुना होगा मानव अधिकारों के बारे में, आपने सुना होगा मौलिक अधिकारों के बारे में, संवैधानिक अधिकारों के बारे में, वैधानिक और सांविधिक अधिकारों के बारे में सुना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कि किसको किस श्रेणी में रखें, या ये इनकी परिभाषा कैसे समझ में आएगी, कैसे हमें ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम या अम्ब्रेला टर्म समझ में आएगा। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि वास्तविकता में चीजें कैसे डिराइव होती हैं, चीजें कैसे निकलती हैं। तो आसान भाषा में अधिकार किसे कहते हैं, पहले से समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक परिभाषा की तरफ जाना पड़ेगा। एक विद्वान है पेटन करके, उन्होंने परिभाषित किया कि अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल को अधिकार कहा गया। इंटरेस्ट पे ध्यान रखिएगा। पेटन जब इसको परिभाषित कर रहे थे तो उन्होंने कहा लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, इस बात पर उन्होंने फोकस किया। इसका मतलब वो क्या कह रहे थे कि जहां पे भी आपके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का विधान होगा, सापेक्ष या निरपेक्ष, उसे आपका अधिकार कहा जाएगा, आपका राइट कहा जाएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा जरा पेटन कहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो उन्होंने अधिकार को इस प्रकार से परिभाषित किया। तो इसके बाद जो अधिकार है वो किस क्रम में आप देखेंगे, सबसे पहला आता है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। स्वच्छ हवा में सांस लेना, अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख देना, ये क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन आज जब हम एक विकसित लोकतंत्र में जी रहे हैं
तो जितने भी लगभग प्राकृतिक अधिकार आपके होंगे वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विधान, अधिनियम, नियम, कानून के रूप में आपके सामने उपस्थित ही होंगे। तो प्राकृतिक अधिकार पहले इनका बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, पर वो अब छोटे छोटे तरीकों से विभिन्न अधिकारों द्वारा आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रूप में मिल रहे हैं प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, फिर आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार। आपने एक टर्म सुना होगा UNDHR, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रॉपर डिक्लेरेशन दी थी कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, कैसे कैसे उनका पालन होना है। और आज के समय में जब मैं आपसे करंट अफेयर्स के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यानी कि SDGs की बात करता हूं, तो बेसिकली वो जो SDGs हैं वो भी इन ह्यूमन राइट्स की ही बात करते हैं। तो कुल मिला के प्राकृतिक अधिकारों से नेक्स्ट जो आपको मिलेंगे वो मानवाधिकार मिलेंगे। मानवाधिकार अगर देखा जाए तो सबसेट के रूप में आ जाते हैं प्राकृतिक अधिकारों के, लेकिन विभिन्न देशों ने इनसे जुड़े बहुत से कानून, नियम, अधिनियम, है ना, अनुच्छेद बनाए हुए हैं, है ना। तो मानवाधिकार भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लीगली प्रोटेक्टेड है। अच्छा, जब मैं आपको मानवाधिकारों के बारे में पढ़ा रहा हूं या प्राकृतिक अधिकारों के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हॉब्स एंड लॉक की थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें ना आपको प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ी बहुत सारी डेफिनेशंस पता चलेंगी। चूंकि ये क्लास उस पे नहीं है, बट मैं आपको जरूर बता देता कि किस प्रकार से सोसाइटी को या समाज को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझाया था वहां पे हॉब्स एंड लॉक ने। ठीक है, तो यहां पे प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार को, ये आपके बेसिकली पॉलिटी के पार्ट नहीं है, बट यस इनको समझते रहना जरूरी है। आते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्या है वैधानिक अधिकार। ये वो टॉपिक है जहां से आपका आज का वीडियो प्रॉपर शुरू होता है। वैधानिक अधिकार को हम क्या कहते हैं? लीगल राइट्स, लीगल राइट। ठीक है, वैधानिक अधिकार। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने सांविधिक पढ़ा है, हमने वैधानिक पढ़ा है, हमने संवैधानिक पढ़ा है, हमने मौलिक पढ़ा है, इन सब में ऊपर क्या है? तो देखिए, ऊपर नीचे की बात नहीं, बात क्या कि अम्ब्रेला टर्म क्या है, सुपरसेट क्या है, जिससे सब निकले। तो कोई भी राइट जो किसी भी प्रकार के कानून, विनियमन, अधिनियमन, अनुच्छेद द्वारा प्रोटेक्टेड है, उसको हम वैधानिक अधिकार कहेंगे, वैधानिक अधिकार कहेंगे। ठीक, ये एक बड़ी डेफिनेशन है। इसके अंदर जो पहला आता है वो है सांविधिक अधिकार। क्या आता है? सांविधिक अधिकार। ठीक है, यानी कि स्टैट्यूटरी राइट्स, ऐसा कोई भी अधिकार जो किसी स्टैट्यूट द्वारा बना है, ठीक है, विशेष कानून द्वारा बना है। ठीक है, स्टैट्यूट जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक स्टैट्यूट है, उसके द्वारा ये अधिकार मिलता है, वो सांविधिक अधिकार हो गया। ठीक है, सांविधिक अधिकार हो गया। इसके बाद अगला जो है वो है संवैधानिक अधिकार। आपके संविधान में जितने भी अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे अभी तक, क्योंकि अभी एक और आना बाकी है, तो डिफिनेशन थोड़ी और मॉडिफाई होगी। तो हर वो अधिकार जो आपके संविधान में दिया हुआ है वो होगा संवैधानिक अधिकार। क्या होगा? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तो और चूंकि मैं इसके बाद क्यों बता रहा हूं, क्योंकि संविधान भी एक स्टैट्यूट है, समझ रहे हैं कि नहीं? संविधान भी एक स्टैट्यूट है, वो भी अपने आप में एक क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की तरह ही बनाया गया था कि इस प्रकार से देश चलेगा। तो संविधान भी एक स्टैट्यूट है, इसलिए वो सांविधिक अधिकार के बाद मैंने लिखा है, ये स्पेशल बात है। ठीक है, अब जब मैंने बताया कि हर वो अधिकार जो संविधान में वो संवैधानिक अधिकार है, ये डेफिनेशन थोड़ी और नैरो हो जाएगी कब? जब मैं बात करूंगा मौलिक अधिकारों की। क्यों? क्योंकि बाकायदा जो भारत का संविधान है उसके पार्ट 3 यानी भाग 3 में लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि यहां पे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपके संविधान के कुछ अधिकारों को विशेष रूप से एक भाग में रख के मौलिक अधिकार कह दिया गया, तो माफ कीजिएगा, मौलिक अधिकार कह दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि संवैधानिक अधिकार तो जो है ही है, उनमें कुछ स्पेशल है जो मौलिक अधिकार है। तो अब जो संवैधानिक अधिकार की डेफिनेशन बची, क्या बची? हर वो अधिकार जो भाग 3 के बाहर संविधान में प्रदत्त है वो संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि भाग 3 वालों को स्पेशल नाम मौलिक अधिकार दे दिया जा चुका है। ब्रॉडर टर्म में इनको भी संवैधानिक अधिकार ही कहेंगे, लेकिन चूंकि उनको स्पेशल नाम दे दिया गया है मौलिक अधिकार का, तो हम उनको थोड़ा सा अलग रखते हैं। चूंकि मौलिक अधिकार के अगर पूर्ति नहीं हो रही तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। हर संवैधानिक अधिकार के साथ ऐसा नहीं है, वो स्पेशल है। वो मीम आता है ना कि हमको अपने में मत गिनिए, हम स्पेशल है, वही मीम इस पे लागू होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। लेकिन अब आ जाते हैं फिर से एक विशेष बिंदु पे कि जब हम बात करते हैं राइट टू वोट की, तो क्योंकि विषय हमारा वही था, पहले तो मैंने राइट समझाया, राइट टू वोट की बात करते हैं तो ये क्या है?
संवैधानिक है या सांविधिक है। अब जब मैं सांविधिक अधिकार बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि सांविधिक अधिकार के साथ बहुत सारे टर्म्स न्यूज़पेपर में, किताबों में मिलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह सांविधिक दिखेगा, कई जगह वैधानिक दिखेगा, कई जगह कानूनी दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे इन तीनों का मतलब सेम है, क्योंकि अगर यहां पे आप पीछे वाले स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार बेसिकली एक ही चीज है, ठीक है, बेसिकली दोनों हैं, बस इनकी स्पेशल डिफिनेशन कर दी गई तो मौलिक अधिकार हो गए। जो अलग है वो ये है सांविधिक अधिकार। और सांविधिक अधिकार क्या है? एक प्रकार के वैधानिक अधिकारी हैं। तो कई बार टर्म एक ही इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन आपको जहां पे भी स्टैट्यूटरी राइट्स दिखेगा वहां पे आप सांविधिक अधिकार ही मानिएगा, स्टैंडर्ड रूप से वही प्रयोग होना चाहिए। पर कई जगह पे लोग वैधानिक या कानूनी भी प्रयोग कर देते हैं। तो मैंने इसीलिए जब मैं आपको स्लाइड खोलूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हर चीज की बात की है। वापस आते हैं राइट टू वोट पे। मतदान पर संवैधानिक प्रभाव, ठीक है, मतदान पर संविधान और कानून के प्रावधान क्या है, एक बार उनको देख लेते हैं, क्योंकि तभी मतदान के अधिकार से जुड़ी बातें हम स्पष्ट रूप से कह सकेंगे। क्या है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, ये किसकी बात करता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, ठीक है, कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, भारत का नागरिक है, वोट कर सकता है। कुछ और कंडीशंस है, कुछ और कंडीशंस है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना कि वोटर की क्या कंडीशन है। बेसिक तो मैंने बता दी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मताधिकार का हकदार है, बशर्ते कि वह कानून के तहत अयोग्य न हो। यही इसको बताना है आपको कि अयोग्य न हो में क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अच्छा, ये जो अधिदेश है, ये जो अनुच्छेद है, इसको दो और स्टैट्यूट सपोर्ट करते हैं, दो और स्टैट्यूटरी जो एक्ट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, अधिनियम सपोर्ट करते हैं। क्या क्या है? पहला है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है। ये क्या कहता है? इसकी जो धारा 16 है वो क्या कहती है? गैर नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकित होने से अयोग्य घोषित करती है। तो अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप यहां पे प्रवासी हैं, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये यानी कि आरपीए 1950 आपको वोट डालने से रोकेगा। ये प्रमुख धारा है जो इससे जुड़ती है। उसके बाद है धारा 19, ये क्या कहती है? इसके अनुसार मतदाताओं का सामान्य निवासी होना तथा अर्थात को उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। तो यहां पे ये क्या कर रहा है? ये इस बात को फोकस कर रहा है, इस बात पे फोकस दे रहा है कि आप क्या हो, उस क्षेत्र के निवासी हो और जिस समय इलेक्शन हो रहा है उस समय तक आपकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो, ठीक। हम इस कानून को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद बहुत सारे केसेस आएंगे, ठीक है। दूसरा जो जुड़ी स्टैट्यूट है उसकी बात कर लेते हैं, वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसकी बात कर ले तो इसकी धारा 62 क्या कहती है? सभी नामांकित व्यक्तियों को मतदान की अनुमति देती है जब तक कि उन्हें कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया जाए या जेल न भेज दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 326 को दो और स्टैट्यूट्स, दो और अधिनियम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। दो एक्ट ऐसे हैं जो अनुच्छेद 326 को संपूर्ण कर रहे हैं, ठीक है। यही स्टैंडर्ड डेफिनेशन अभी तक मत की है, लेकिन फिर वही बात कि सांविधिक अधिकार है, ठीक है, या संवैधानिक अधिकार है, वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। एक और बात पढ़ लेते हैं। ये कानून मतदान के लिए वैधानिक ढांचा तैयार करते हैं जिससे यह विचार सामने आता है कि मतदान का अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि विधायी योग्यताओं के अधीन है, किसी को भी नहीं मिल जाएगा। कुछ विशेष योग्यताएं हैं जो मैंने आपसे कहा ना कि अर्हता है मतदान करने की, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है, बता दीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो मतदान के अधिकार पे न्यायिक व्याख्या क्या है, एक एक करके बहुत सारे केसेस की बात करते हैं। तो जो पहला केस आता है वो आता है एनपी पोनुस्वामी 1952 का केस। इसमें उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो मतदान का अधिकार वो क्या है? वैधानिक या सांविधिक या कानूनी, यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है, संवैधानिक अधिकार नहीं, स्टैट्यूटरी राइट है। बेसिकली इन्होंने जो दो मैंने आपको अधिनियम बताए, आरपीए 1950, आरपीए 1951, उसके डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये एक सांविधिक अधिकार है। किस केस में? एनपी पोनुस्वामी 1952 में। उसके आगे अगर बात करें, ज्योति बसु 1982 का केस है। ज्योति बसु कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या? किस प्रदेश से उनका जुड़ाव था और क्यों फेमस है वो, ठीक है।
इस बात में पुनः जोर दिया गया कि मतदान न तो मौलिक अधिकार है, मतदान का अधिकार, और न ही सामान्य कानूनी अधिकार है, बल्कि यह क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, यानी कि सांविधिक या वैधानिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में डेफिनेशन मैंने लिखी है, शुरुआत में मैंने बताया था कि स्टैट्यूटरी के साथ सांविधिक ही ज्यादा प्रयोग कीजिएगा। वैधानिक का जो हिंदी हो जाती, इंग्लिश हो जाता है, वो लीगल राइट हो जाता है, और लीगल राइट एक ब्रॉडर टर्म है। तो हमको उस टर्म की बात करनी होगी जो संविधान या संविधान विशेषज्ञ या उच्चतम न्यायालय बात कर रहे हैं। तो क्या हम बात करेंगे हर जगह, इसीलिए मैंने तीनों को लिख दिया, ये तीनों टर्म इस्तेमाल होते हैं, पर ये ज्यादा करेक्ट है, सांविधिक। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ये वैधानिक अधिकार है। तो ज्योति बसु के केस में बोला कि ये क्या है, वैधानिक अधिकार है। अगला आ जाता है पीयूसीएल केस 2003। पीयूसीएल केस को मैंने कितनी बार ही कवर किया, मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन में तो 2 बार मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ अलग अलग जगहों पे। चलिए, तो पीयूसीएल केस में न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी ने क्या कहा कि भले ही मौलिक न हो, यानी कि मतदान का अधिकार भले ही मौलिक ना हो, लेकिन मतदान के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना जा सकता है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को सामने रखा था। ठीक है, उसके बाद कुलदीप नैयर का केस 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान के अधिकार को पुनः वैधानिक अधिकार कहा। ठीक है, तो अभी 2006 तक क्या है, वैधानिक अधिकार ही चल रहा है। तो उस समय जो स्टेट पीसीएस में एग्जाम आएगा या यूपीएससी में एग्जाम में आया होगा, जिन्होंने वैधानिक अधिकार पर टिक मारा होगा, उनका सही हुआ होगा। ठीक है, चलो फिर आता है राजबाला का केस 2015 में। पीयूसीएल की पूर्व व्याख्या के आधार पर इसे पुनः क्या कह दिया गया, संवैधानिक अधिकार कहा गया, पुनः संवैधानिक अधिकार कहा गया। लेकिन अब इसके बाद एक और केस आता है, अनूप बनवाल का केस, ये 2023 का केस है, ये सबसे लेटेस्ट केस है। और इसमें क्या कहा गया कि मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, बेसिकली सांविधिक अधिकार है, यानी कि स्टैट्यूटरी राइट, स्टैट्यूटरी राइट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मतदान देने का अधिकार संविधान के 326 जिस अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा जो आरपीए 1950 और 1951 उनके ज्यादा करीब है, और उस आधार पे ये क्या है, सांविधिक या वैधानिक अधिकार है। तो अब यानी कि अभी किसी परीक्षा में आएगा और अगर आपने सांविधिक या वैधानिक अधिकार पर टिक मारा है, या लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट पर टिक मारा है, तो आपका वो ज्यादा सही माना जाएगा। होना तो ही चाहिए, पर आयोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। खैर, आ जाते हैं कुछ और बिंदुओं पे कि इस पे असम्मति दृष्टिकोण और भविष्य की संभावना क्या है। देखिए, जो अनूप बनवाल मामला था, उसमें एक जज थे अजय रस्तोगी, उन्होंने एक असहमति व्यक्त की। उस असहमति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए कि क्यों इसको स्टैट्यूटरी न कह के कॉन्स्टिट्यूशनल कहना ज्यादा बेहतर इस अधिकार को। उन्होंने क्या कहा, मतदान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित पसंद की अभिव्यक्ति है, जो भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी उन्होंने क्या कही कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग है, इसका मतलब ये पुनः संविधान से जुड़ रहा है। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि यद्यपि यह अधिकार वैधानिक कानून द्वारा निर्मित है, लेकिन इसका मूल संविधान के अनुच्छेद 321 में निहित है। इसलिए 3 फैक्ट दिए, यहां पर उन्होंने संविधान से जोड़ा, यहां पर उन्होंने संविधान से जोड़ा, और यहां पर उन्होंने संविधान से जोड़ा। और उन्होंने ये कहा कि तार्किक रूप से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार कहना ज्यादा बेहतर है, संवैधानिक अधिकार कहना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये इनका कहना है, ये उच्चतम न्यायालय का नहीं कहना, ये माइनॉरिटी ओपिनियन में थे। मतलब इनका ये मानना था, उच्चतम न्यायालय ने बहुमत पे जो निर्णय दिया वो मैंने आपको बता दिया, स्टैट्यूटरी राइट यानी कि सांविधिक अधिकार, या अगर वैधानिक भी आ जाएगा तो गलत मत मानना, एक ही चीज है। मैंने डेफिनेशन शुरुआत में इसीलिए आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये उन्होंने बात की। ठीक है, उनका तर्क भविष्य में न्यायिक पुनर्विचार की नींव को रख सकता है, जो मतदान को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे सकता है, विशेष रूप से तब जब चुनावी अधिकारों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के आसपास न्यायशास्त्र गहरा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज की डेफिनेशन में तर्कों में उतरना आजकल बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है उच्चतम न्यायालय ने। बहुत सारे मामलों का सुओ मोटो संज्ञान यानी कि स्वतः संज्ञान ले लेती है उच्चतम न्यायालय, तो निश्चित तौर पे इस मामले में ले, तर्क के साथ जाए। इनके तर्क कमजोर नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चीजें जो मतदान के अधिकार को, मतदान का अधिकार बनाती हैं या अधिकार बनाती हैं, वो संविधान से जुड़ी हुई हैं। तो संवैधानिक अधिकार कहने में क्या हिचक है। तो ये इनका पक्ष था। उच्चतम न्यायालय का क्या पक्ष था मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए एक बार देख लेते हैं विभिन्न देशों में कि वहां पे क्या है। तो अगर हम बात करें कहां पे ये संवैधानिक अधिकार है, तो फ्रांस, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया में क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मतदान का अधिकार। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा और इंडोनेशिया में क्या है, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट है। ठीक है,
कुछ जगहों पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, यानी कि संवैधानिक दायित्व भी कहा जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और बेल्जियम में ऑब्लिगेशन कहा जाता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि संवैधानिक अधिकार की तरह है। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो वहां पे क्या है, ये वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है, वहां पे वैधानिक या सांविधिक उसको अधिकार का दर्जा प्राप्त है ब्रिटेन में। तो ये अलग अलग देशों में मैंने बताया कि कहां पे क्या स्थिति है, और आशा करता हूं कि अभी तक के लिए तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थिति क्या है, कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये एक सांविधिक अधिकार है। ये अगर अखबार में वैधानिक लिख जाएगा तो कंफ्यूज ना होना, मैंने पुनः उसको समझा दिया है, ठीक है। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, ये। लेकिन अगर आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अजय रस्तोगी साहब की जो कोटेशन है उसको भी वहां पे रखोगे कि भाई मैक्सिमम चीजें जो उसको अधिकार के रूप में सामने रखती हैं वो संविधान से जुड़ी हुई हैं। तो संवैधानिक अधिकार कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बताया। बस अब बताता चलूं कि भाई देखो 26 जुलाई से ना, ठीक है, 26 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके आप जुड़ सकते हो। विकास लाइव कोड का प्रयोग करोगे तो डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बार बार कोई भी फैकल्टी अपना कोड बताता है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। ऐसे आप परचेस करोगे शायद आपको डिस्काउंट ना मिले, तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। 26 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, 1 बजे का बैच है, कबीरदास से बैच शुरू हो रहा है। आशा करता हूं कि आपसे मुलाकात हिंदी साहित्य के उस बैच में होगी। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @officialvikas करके, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इस चैनल तो नहीं, प्रोफाइल है इट्स विकास लाइव करके, दोनों को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, या सर्च बॉक्स में डालेंगे तो दोनों जगह से आप मेरे प्रोफाइल तक पहुंच जाएंगे। आपसे टेलीग्राम पे मुलाकात होगी या आपसे मुलाकात होगी अपने इंस्टाग्राम पे। बाकी vikas.singh या studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है, बताना है, साहित्य से जुड़ा, किसी और चीज से जुड़ा, तुरंत बिना किसी हिचक के मुझे मेल कीजिए, जुड़िए मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आईडी से। तो आशा करता हूं कि आज एक कंफ्यूजन तो आपका दूर हुआ होगा, एटलीस्ट लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बीच में मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, ईमानदारी से संपूर्ण चेतना के सहित उनका उत्तर देते जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।